अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ और अपोजिशन ने जो शोर शराबा किया, जिसके बाद कौमी असम्बली मछली मंडी का मंजर पेश करने लगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान स्पीकर के डेस्क के सामने जमा हो गए। उन्होंने असम्बली एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी और स्पीकर के सामने फेंक कर उनको शोर मचाना शुरू कर दिया। साथ साथ हुकूमती अरकान और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, नारेबाजी भी होती रही। तहरीक इंसाफ 2 माह 10 दिन के बाद असेंबली में पहुंची। आज भी कुछ ही देर बाद कौमी असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है, तो हम इस पर बात करते हैं। अंजुम रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार, उनसे जानते हैं। अंजुम साहब, आपको क्या लगता है कि कल जो सब कुछ हमने देखा है असेंबली में, क्या ये होना चाहिए था? कल कार्रवाई भी दिखाई गई पार्लियामेंट की तमाम तरीन, और हमने क्या मैसेज दिया इस तरीके से? हम लड़ते रहे तमाम लोग। देखें, लड़ाई तो पूरे सड़कों पे भी है, गलियों में भी है, और इमरान खान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी है। कल जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाक़या था मेरे नज़दीक, वो खुर्शीद शाह साहब ने जो है कल अपनी तकरीर के दौरान जो है वो नए चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में जो है वो कलमात कहे, और साकिब निसार साहब को जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब, उनको जो है वो मुतनाज़ बना दिया। उन्होंने कहा कि गलियों और सड़कों पे लोग कह रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के आदमी हैं। अब इस तरह, और फिर उन्होंने कहा कि शायद इस पर चंद लोगों को बुरा लगे, चंद लोगों को तकलीफ़ हो, लेकिन सच ये है कि लोग सड़कों पे और गलियों पे और बाहर जो है आम आदमी कह रहा है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के आदमी हैं। अच्छा, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो मुतनाज़ बना दिया, और जो है वो अगर ये बात वो असेंबली के अंदर ना कहते, और अगर ये बात वो बाहर कहते, तो वो ये तौहीन अदालत उन पर लग सकती थी, और इसी तौहीन अदालत में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वज़ारत उज़्मा से अलग किया गया। अच्छा, इन्होंने एक और बड़ी अहम बात है, आपने कहा साकिब निसार को तो उन्होंने तनकीद का निशाना बना ही डाला है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली साहब का स्टेटमेंट आया कल तकरीर में। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और इदारों में बदउनवानी और अकरबा परवरी का बाजार गर्म है। उन्होंने पनामा केस का मामला भी जो है वो आगे बढ़ा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बातें वो कर रही है, अगर अपोजिशन तो दुरुस्त कर रही है? फिर नहीं, अपोजिशन तो ये कह रही है कि मियाँ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उन्होंने रिश्वत और बदउनवानी से पैसे इकट्ठे करके लंदन में जायदाद खरीदी और पनामा में जो है वो कंपनियां बनाई। अच्छा, जो खुर्शीद शाह साहब ने चीफ जस्टिस का नाम लिया है वो भी इसी हवाले से लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा सुनने जा रही है, और इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो नाअहल करार दे के उन्हें वज़ारत उज़्मा से अलग किया जाए, और उन पर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत और बदउनवानी से पैसे इकट्ठे करके जो है वो पनामा की कंपनी बनाई है। और जो खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की है वो भी इसी हवाले से की है कि उन्होंने जो है वो नए चीफ जस्टिस को का रास्ता रोकने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की है, खुर्शीद शाह साहब ने, कि वो जो मुकदमा है मियाँ नवाज शरीफ का, उसमें जो है मियाँ साकिब निसार साहब वो ना बैठे। खुर्शीद शाह साहब ने जो है साकिब निसार को इस मुकदमे से दूर रखने की कोशिश की, और इसीलिए उन्होंने उसका बयान दिया। अच्छा, इससे पहले भी जो है आप देखें कि बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं इसी बेंच के बारे में कि ये जो बेंच के पास जो मुकदमा है ये लिटमस पेपर होगा, यानी ये कसौटी होगी, इससे पता चलेगा कि ये बेंच कितना जानिबदार है और कितना गैर जानिबदार है। अच्छा, और जो है इस पे जो है इमरान खान भी कह चुके हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं कि हमने तो अपना मुकदमा मुकम्मल कर लिया, हमने तो बातचीत मुकम्मल कर ली, अब इसी बेंच को चाहिए था कि वो रोजाना समाअत करके। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एजाज चौधरी साहब, जैसे कि हमने देखा कि कल तो बड़ा हंगामा हुआ, आज भी इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत कर रही है, तो जब तहरीक इस्तेहकाक मंजूर नहीं हुई, स्पीकर की जानिब से उसे रोक दिया गया, तो अब आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस क्या होगा? एजाज चौधरी साहब जी, बहुत शुक्रिया। जो लोग जमहूरी पार्लिमानी रवायत को जानते हैं उन्हें ये पता है कि ये जो तहरीक इस्तेहकाक है इसका फैसला चैम्बर में नहीं होता, यानी स्पीकर के दफ्तर में नहीं होता। वो तहरीक पढ़ी जाती है ऐवान के अंदर, फिर उसके ऊपर रूलिंग आती है या वोटिंग होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कल के बारे में पहले हम ये समझ लें कि जो कुछ हुआ वो पार्लिमानी रवायत के बरक्स हुआ, और ज़रूरत ये थी कि पहली
यानी हमें मौका दिया जाना चाहिए था लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद बात करने का। वो चूंकि हमें बात नहीं करने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यानी फ्लोर जो है वो अपने ही एक मेंबर को दे दिया। इससे बड़ी और कोई नाइंसाफी नहीं है। चौधरी एजाज साहब, चौधरी साहब, मैं अंजुम रशीद बात कर रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब, कल खुर्शीद शाह साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि ये चीफ जस्टिस जो है ये मियां नवाज शरीफ के आदमी हैं, लोग गलियों में कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, जिस पर इमरान खान भी दबाव डाल रहे हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी भी दबाव डाल रही है, जिस पर जो है वो एतजाज अहसन ने भी कहा है कि इस बेंच को जो है वो नवाज शरीफ के साथ वही सलूक करना चाहिए जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ करना चाहिए। आप नहीं समझते कि खुर्शीद शाह साहब ने जो है वो बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पर और इस बेंच पर भी? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये दबाव महज अखलाकी दबाव होता है। जो गुफ्तगू से, बातचीत से अगर कोई बात आप दबाव महसूस करें तो ये अखलाकी दबाव है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने ये डायरेक्ट नहीं कहा था कि जो लोग गलियों, उन्होंने कहा था कि क्यों आप ये बातें कर रहे हैं कि जो हमारा आदमी आ गया है। वो तो सारे पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है। वो जरा बात उन्होंने दूसरे अंदाज में। हाँ, लेकिन कहा उन्होंने यही, असल जो लोगों की समझ में आई वो यही कहा उन्होंने। जी, जो मैं असल में समझता हूँ खुर्शीद शाह साहब को कोई हक नहीं पहुंचता, वो ये था जो उन्होंने फरमाया कि आप आए पार्लियामेंट में माफी मांगे आके अवाम से। तो मैं नहीं समझता कि जी माफी देने का हक अब खुर्शीद शाह साहब के पास है। तो एजाज सऊदी साहब, जो अनवर ज़हीर जमाली साहब ने भी जिस तरह से अभी इस केस को डिले कर दिया है, अब जो समाअत है वो 1 जनवरी के बाद होगी और असर और तहकीकात का आगाज भी हो सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं इस एक्शन से मायूस तो नहीं? आप लोगों ने कमीशन को भी जो है वो रद्द कर दिया, आप उसको भी नहीं मान रहे? देखिए, मायूसी तो पार्लियामेंट में आज दोबारा मायूसी तो कुफर है। हम पार्लियामेंट से बाहर भी इसलिए आएंगे कि पैनामा फोकस में रहे, पार्लियामेंट में जाएंगे भी इसलिए कि पैनामा फोकस में रहे। आप हमारी यानी मकसद को समझ लें पार्लियामेंट के छोड़ने और पार्लियामेंट को इख्तियार करने, इसलिए कि पार्लियामेंट तो बिल्कुल रूबा अमल नहीं आ सकी। गुज़िश्ता 8-8.5 माह के अंदर कभी नहीं हम देख सके कि पार्लियामेंट के अंदर पैनामा इशू के ऊपर कोई बात हो। पार्लियामेंट के अंदर कभी आम गरीब आदमी और मफलूकुल हाल और जो यही काम हमारी 8 माह पहले पार्लियामेंट में कर लेते तो बेहतर नहीं होता? सड़कों पे इतनी हंगामा आराई हुई, इतने धरने हुए, इतने लोग बाहर निकले। अब मैं आपकी याद दिला देता हूँ, इसका आगाज पार्लियामेंट में हुआ था। पार्लियामेंट में सारे बातें हुई थी और उसके बाद टीओआर खेलते हुए 3.5 माह गुजर गए थे। इसलिए जब पार्लियामेंट रूबा अमल नहीं आ सकी, वो बिल जो सेनेट में पेश किया था वो आगे नहीं बढ़ सका, तो जी अवाम की अदालत में आना, अखलाकी दबाव डालना भी हमारा फर्ज बनता है। अच्छा चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है उसमें अक्सरियत तो मियां नवाज शरीफ की है, आप अपना केस जितना भी साबित कर लें, पार्लियामेंट ने तो फैसला नवाज शरीफ के ही हिमायत में देना है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर क्यों आए हैं? इसीलिए मैं तो ये समझता हूँ कि हमने ये मैं वाजे करने की ही मैंने कोशिश की है कि हमारा फोकस है पैनामा पेपर्स को जिंदा रखना और कौम के सामने उसे लाते रहना। या अवाम फैसला कर लेगी या सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेगी। साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे थे, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अंजुम साहब, जैसे अभी एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कौमी असम्बली के इजलास पर हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तहरीक इस्तेहकाक जो जिसे स्पीकर साहब ने रोक दिया गया वो पार्लिमानी रिवायात के बरक्स है। अगर वो पास होने दी जाती तो इतना शोर शराबा ना होता। फिर खुर्शीद शाह साहब ने भी अपनी तकरीर में ये बात का जिक्र किया। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग की जानिब से एक बार फिर जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है असम्बली में? देखिए, अयाज सादिक साहब पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को कौमी असम्बली के तौर पर नहीं चला रहे, और अगर कौमी असम्बली को आप कौमी असम्बली के तौर पर नहीं चलाएंगे तो इसका मतलब है कि जमहूरियत नहीं चलेगी। जमहूरियत जो है वो अक्सरियत की बालादस्ती का नाम नहीं है कि आपके पास मेजॉरिटी है तो आप हर चीज़ को बुलडोज कर दें। अब तहरीक इस्तेहकाक जो है उन्होंने पेश की थी, इसको पेश होने देना चाहिए था। अब ये अलग बात है कि कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है, लेकिन कौमी असम्बली जो है वो सबकी असम्बली है। अब वो उन्होंने जो अयाज सादिक ने जिस पे जो कहा, एक तो कि तहरीक इस्तेहकाक पेश ना करने का कोई जवाज़ नहीं था, उन्होंने जो जवाज़ पेश किया वो बड़ा ही गैर मुनासिब बात थी। उन्होंने कहा कि
ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ज़ेर समाअत है पनामा केस और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, इसलिए उसको हम पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। अब देखें वो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और उन्हें पता है, वो पाकिस्तान में रहते हैं, कि हर टेलीविज़न पे, हर रेडियो पे, हर अखबार में, हर गली में जो है ये सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्कस हो रहा है और मियां नवाज शरीफ की करप्शन जो डिस्कस हो रही है और पनामा केस जो है वो पूरी कौम का फोकस बना हुआ है। तो भी उसे कौमी असम्बली में डिस्कस क्यों नहीं किया जा सकता? कौमी असम्बली में उसे डिस्कस करने दें। कौमी असम्बली में अगर आप डिस्कस नहीं करने देंगे तो फिर जो है ये कहीं और डिस्कस होगा, फिर ये सड़कों पे डिस्कस होगा और जब सड़कों पे डिस्कस होगा तो फिर कौमी असम्बली की अहमियत जो है वो कम हो जाएगी। और मियां नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए हैं कि कौमी असम्बली है, वरना मियां नवाज शरीफ एक आम आदमी है। तो कौमी असम्बली को कौमी असम्बली रहने के लिए जो है तमाम लोगों को तमाम हकूक देने पड़ेंगे ने। ये नहीं कि मेजोरिटी इनके पास है तो हर चीज़ ये कब्जे में ले लें और बातचीत को भी आगे ना चलने दें और वो बातें जो पूरी कौम कर रही है उसको कौमी असम्बली में ना होने दें। कल अयाज सादिक ने गैर जानिबदार होने का सबूत उन्हें देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने गलती की है और कौमी असम्बली को डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया। अच्छा अंजुम साहब, अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर कौमी असम्बली में चली गई है, क्या इसका फायदा होगा तहरीक इंसाफ को? इसका बहुत फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को। इसकी वजह यह कि कौमी असम्बली के अंदर वो इस पूरी ये जो एहतसाब है, असल में एहतसाब जो है वो तो अवाम ने करना है और सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दे या मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार ना दे या मियां नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दे, लेकिन जो असल एहतसाब है वो तो इलेक्शन है और तहरीक इंसाफ भी जो है वो इलेक्शन की में उसने जाना है और इलेक्शन की वजह से तहरीक इंसाफ है और इलेक्शन की वजह से कौमी असम्बली में बैठी हुई है और इलेक्शन की वजह से ही इमरान खान जो है पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कोशिश करनी भी चाहिए। तो कौमी असम्बली के अंदर आके वो मियां नवाज शरीफ की जो करप्शन है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उसको आवाम को बता रहे हैं, आवाम को अपना हम ख्याल बना रहे हैं और आवाम को आगाह कर रहे हैं और इस सिलसिले में मुसलसल सबूत पेश कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो मियां नवाज शरीफ का एहतसाब ही हो रहा है एक तरह से। सही। अच्छा, मियां नवाज शरीफ की आपने जिक्र किया तो आज एक्सपोर्ट अवार्ड्स में तकरीबन उन्होंने खिताब करते हुए बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हम चाहते थे, हम कर भी सकते थे कि JUIF के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दी ताकि हम इन्हें एक्सपोज कर सकें कि इन्होंने कितना काम किया और हमने कितना काम किया। तो जो वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आज बात करते दिखाई दिए कि हमने सारा काम किया, हम तो एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही नेगेटिव बात की मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ये कहें कि हमने तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का मौका देकर उन पर कोई एहसान किया है या जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हम भी हुकूमत बना सकते थे। भी कैसे हुकूमत बना सकते थे आप? पूरी दुनिया में जमहूरियत का एक तयशुदा मुसल्लमा असूल है कि जिस असम्बली में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको जो है वो ऑफर की जाती है गवर्नमेंट बनाने की। तो सबसे बड़ी पार्टी जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो तहरीक इंसाफ थी। अब ये अलग बात है कि माजी में जो है वो मियां नवाज शरीफ जो है वो इस तरह की धांधलियाँ करते रहे, छांगा मांगा करते रहे और जो अरकान असम्बली को जो है वो दबाव में ला के अपने फैसले कराते रहे। लेकिन मियां नवाज शरीफ को ये जानना चाहिए कि 2008 में पंजाब में उनकी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में उन्हें जो है गवर्नमेंट बनाने की ऑफर की और इनकी गवर्नमेंट बन गई। अब अगर आसिफ जरदारी जो है, और आसिफ जरदारी ने कोई एहसान नहीं किया था, आसिफ जरदारी ने एक डेमोक्रेटिक रवैया अख्तियार किया था और ये डेमोक्रेटिक रवैया जो है ये एक पाकिस्तान की जो साबका पॉलिटिक्स थी उसमें एक तब्दीली थी। इससे पहले ऐसे ही होता था जैसे मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट बना ली थी तो हम धौंस धांधली के साथ जो है वो अपनी कम सीटें रखकर भी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन वो धांधली होती और ये धांधली माजी में होती रही है। अब एक अच्छी रिवायात अगर पढ़ रही हैं तो अब इन अच्छी रिवायात को चलने देना चाहिए। इस पे एहसान जतलाने की जरूरत नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट बनाने दी। भी आपने क्यों बनाने दी? आपको चाहिए यही था कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जो है जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको गवर्नमेंट बनाने की दावत दें और उसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी। उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। बड़ा अंजुम साहब बड़ा तनकीदी जुमला जो हमने पढ़ा वो ये था कि विजन से महरूम लोग सड़कों की तामीर से मुंसलिक इम्कानात नहीं देख सकते, सिर्फ जो सड़कें में तामीर करवाता है उस पर बड़ी तनकीद की जाती है। और हमने देखा है कि बारहा ये
बात आती है कि मोटरवेज पे बड़ी तनकीद की जाती है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सड़कें बनाने पर बड़ा जोर होता है, लेकिन उन्होंने बड़ी विजनरी बात की आज कि अगर सड़कें नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो फिर बिजनेस कैसे आएगा, इकॉनमी कैसे स्ट्रांग होगी। तो बड़े जो पॉइंट्स है मैं देख रही हूँ कि ऑपोजिशन को हल्का नहीं ले रहे हैं, वो बड़ा जवाब दर जवाब चल रहे हैं और बड़े टेक्निकली उनको ट्रीट कर रहे हैं अभी अंजुम साहब। हाँ, और ये बात मियां नवाज शरीफ की, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सड़कें जो हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा अहम रोल होती हैं, लेकिन अपोजिशन भी इनसे ये नहीं कह रही कि सड़कें ना बनाएं आप। बात यह है कि हमको प्रायोरिटी किस बात को दें, कितनी प्रायोरिटी किसको दें। सड़कें भी बनाएं लेकिन साथ में एजुकेशन की हालत भी बेहतर करें, क्योंकि इंसान ही हैं जिन्होंने अमेरिका को अमेरिका बनाया। अमेरिका इसलिए तरक्की नहीं की अमेरिका ने कि उसमें बिल्डिंगें ज़्यादा हैं, अमेरिका ने तरक्की इसलिए की है कि उसके जो इंसान हैं वो बिल्डिंगें बनाने की सलाहियत रखते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ की पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ के जो है वोकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। हमारे यहाँ सेहत की सूरत हाल भी जो कितनी नेगलेक्टेड है। फिर वही बात कि सिर्फ जो है एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ हेल्थ भी जरूरी है। तो असल मसला ये है कि प्रायोरिटीज जो हैं, जो तरजीहात हैं, वो ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा इग्नोर हो गई है। सड़कें बनाई हैं, और ये जो उन्होंने सड़क बनाई है, ये उन्होंने खुद कहा है अपनी तकरीर में कि जो है वो बलूचिस्तान को जो है वो तरक्की से दूर रखा गया। भाई 40 साल नहीं 35 साल से तो मियां नवाज शरीफ खुद इस हुकूमत में है, इस मुल्क के हुक्मरान है। तो बलूचिस्तान, और ये दुरुस्त उन्होंने कहा, ये उन्होंने सच कहा कि बलूचिस्तान को तरक्की से दूर रखा गया है जानबूझकर, और यही वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर लोगों ने असला उठाया है और लोगों ने आज़ादी की बात की है, लोगों ने अलहदगी की बात की है। नौजवान वहाँ पाकिस्तान से बहुत मायूस हैं और वो असला उठा के पहाड़ों पर गए हुए। क्यों गए हुए हैं? यही वजह जो मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि भी बलूचिस्तान को तरक्की से महरूम रखा है। अब ये सोराब से होशाब तक जो सड़क बनी है, ये बलूचिस्तान की मेन सेंटर की सड़क है, और ये सड़क जो है। अच्छा हम ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपने जिस सड़क का जिक्र किया है कि सोराब से सड़क बनी है, इसका फायदा बलूचिस्तान को कितना होगा, और जो पहले बलूचिस्तान को जो हुकूक नहीं मिलते रहे, कि अब वो हुकूक मिल पाएंगे। सीपैक पर भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अंजुम साहब, जैसे भी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ में भी देखा कि कौमी असम्बली इजलास में 2.25 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन सिर्फ 3 अरकान पार्लियामेंट पहुंचे हैं अभी तक। तो इतना नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों है अरकान पार्लियामेंट की जानिब से? असल में कल की जो बदमज़गी है, और कल जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने जो है प्रोटेस्ट किया और वो डाइस के सामने आ गए और उन्होंने पूरे का पूरा इजलास ही जो है उसका तख्ता उलट दिया। अब वो ये कह रहे हैं यार सादिक साहब कि भी आप तहरीक इंसाफ को समझाएं कि वो इजलास को चलने दें। भी इजलास को चलने कैसे दें कि जब स्पीकर जो है वो जानिबदार होगा। जब हस्ब इख्तलाफ के कायद जो है खुर्शीद शाह ने तकरीर की है, तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी अगर तकरीर करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? उनकी बात सुन लो, और उनका हक है, उन्होंने वोट लिए हैं भाई। अच्छा, और इन्होंने जो है कल उनको तकरीर नहीं करने दी, हालांकि उन्हें तकरीर करने देनी चाहिए थी, और वो भी अपोजिशन है और मुल्क की बड़ी अपोजिशन है। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने तहरीक इस्तेहकाक नहीं पेश करने दी। अब भी दोनों बातें ये हैं कि आप स्पीकर के तौर पर बिहेव करें, आप जो है उसमें पार्टी ना बने, आप मुस्लिम लीग नून के मेंबर नहीं हैं, आप मुस्लिम लीग नून के वफादार आपको नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के वफादारी जाहिर करना स्पीकर के तौर पर बैठ के ये गैर जमहूरी, और फिर आप इस चीज़ को वाजे कर रहे हैं कि आप गैर जानिबदार नहीं है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे अंजुम साहब बलूचिस्तान की, कि बलूचिस्तान को तरक्की से दूर रखा गया इतने सालों में, और आपने भी कहा कि कई अदवार में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत रही। अभी तो सोराब होशाब सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया है, और सीपैक भी हम देख रहे हैं कि जिसके शुरू होने के बाद बलूचिस्तान को बड़ा फायदा होगा। लेकिन पहले क्यों इतना नजरअंदाज रहा बलूचिस्तान, और क्या अब जो नेग्लेक्टेड सूबा जिसे कहा जाता रहा है उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे? अंजुम साहब देखें, पहले मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान को जानबूझकर तरक्की से दूर रखा गया। ये मैंने नहीं कहा, ये मियां नवाज शरीफ ने कहा है। और मियां नवाज शरीफ वो शख्स हैं जो गुज़श्ता 35 साल से जो है वो 1985 के बाद मुसलसल जो है वो गवर्नमेंट के अंदर किसी न किसी तरह रहे हैं। मतलब 35 साल हो गए उनको, 30 साल हो गए उनको जो है वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते हुए, और वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं। और वो कह रहे हैं, तो सच कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को तरक्की से दूर रखा गया। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है आज
आज वहाँ पर बहुत बेचैनी है, वहाँ पर लोग पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, वहाँ पे लोग अलहदगी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है लोग बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मोदी भी जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है और अपने एजेंट भेज रहा है। और लेकिन यह है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उन्हें दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए और उन्हें बलूचिस्तान के अवाम में मायूसी पैदा नहीं होनी चाहिए। और जो उन्होंने आज कहा है उन्होंने ना कि हम जो है बलूचिस्तान को तरक्की दे रहे हैं, इसका मतलब है हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, ये बिल्कुल सच है कि बलूचिस्तान को तरक्की देना एक नया पाकिस्तान बनाना है, कि अक़लियतों को खुश करना, अक़लियतों को उनके हकूक़ देना, छोटे सूबों को उनके हकूक़ देना जो है ये पाकिस्तान की तामीर है और ये नया पाकिस्तान है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अब सिर्फ बलूचिस्तान को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा को भी हक देना चाहिए, सिंध को भी उसके हकूक़ देने चाहिए और सबको हकूक़ देना चाहिए। पंजाब तो मेजॉरिटी है, लेकिन ये लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि पंजाब जो है या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी के साथ ज्यादती कर रही है। अब बलूचिस्तान के अंदर गवादर बन रहा है, बलूचिस्तान के अंदर CPEC बन रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बलोचों की टोटल आबादी जो है वो तकरीबन जो पिछला सर्वे था 98 का, उसमें 40-45 लाख उनकी आबादी बनती है। और अगर गवादर अगर उन्होंने बनाते हैं और वहाँ पर जो है पोर्ट बनता है और वहाँ पर बलूचिस्तान के बाहर से जो है लोग अगर चले जाते हैं, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में 40 लाख का शहर बन जाता है, तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, वो अक़लियत में बदल जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की श्योरिटी दिलाओ कि गवादर में जब आबादी आएगी, गवादर में जब बाहर से लोग आएंगे और गवादर की जब डेमोग्राफी चेंज होगी तो उसमें बलोचों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जाएगा। ऐसा ना हो कि गवादर में जो है वो 50-60 लाख लोग बाहर से आ जाए और जो है वो बलूचिस्तान का गवर्नर जो है वो तो जो बलोचों के पंजाब से बन जाए। और आपने जिस बात की निशानदेही की, तो अब उसे किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? क्या प्लान हो कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर ना हो और जो मंसूबा है उसे भी खूबसूरत तरीके से मुकम्मल किया जा सके? पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम है ये मंसूबा। देखिए, बलूचिस्तान की जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन इस पर दे रही हैं। एक तो वो ये कह रही हैं कि उन्हें आइनी तौर पर ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि जो गवादर के अंदर लोग सूबे के बाहर से आएंगे उन्हें जो है वो वहाँ वोट का हक नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आज बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला है वो बलोच इलेक्ट होता है तो कल ऐसा ना हो कि वहाँ पर मेजॉरिटी पश्तून्स की और पंजाबियों की हो जाए, तो वहाँ पर जो वज़ीर आला है वो पश्तून या पंजाबी इलेक्ट हो और बलोच जो है वो वहाँ पे बिल्कुल ही रेड इंडियन बन जाए। तो अगर और अगर इस तरह की लोगों के खदशात हैं तो खदशात दूर करने में क्या बुराई है कि भी बलूचिस्तान को बलोचों का रहना चाहिए हिस्सा, या बलोचों को जो और शिकायत है कि बलूचिस्तान में जो है वो तरक्की नहीं होती। अब ये जो एक सड़क बनाई है ये देखिए, ये बलूचिस्तान के मरकज सेंटर में से गुजरती है बिल्कुल, और ये इतनी इंपॉर्टेंट सड़क है कि ये आज से 50 साल पहले बननी चाहिए थी, लेकिन ये आज से 7 साल पहले इसकी प्लानिंग हुई थी और लेकिन पिछले 7 साल में नहीं बनेगी, अब बनाई गई है। चले, बहुत अच्छा कर दिया गया, लेकिन और सड़कें भी वहाँ बननी चाहिए, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए, वहाँ स्कूल बनने चाहिए। अब देखिए, पूरे पाकिस्तान को आपने जो है सुई गैस दे दी, लाहौर में दे दी और गुजरांवाला में दे दी और सियालकोट में दे दी। भाई खुजार में भी और गवादर में भी और जो दूसरे बलूचिस्तान के शहर हैं उनका भी हक है। ये अलग बात है कि सुई गैस का इतना लंबा सुई गैस वहाँ पहुँचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको नेमुल बदल देना पड़ेगा और बलोचों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि पाकिस्तान में उनके साथ कोई ज्यादती नहीं करता और पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान की तरक्की में उतनी इंटरेस्टेड है जितनी पंजाब में इंटरेस्टेड है। और जिस तरह से आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट भी दिया है कि अब बलूचिस्तान जिसके साथ ज्यादतियां होती रही हैं आइंदा आने वाले सालों में नहीं होंगी और हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। उम्मीद यही है कि जब CPEC मुकम्मल हो जाएगा और जो उस रूट का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा तो पूरे पाकिस्तान में जो हालात है वो बेहतर होंगे, तरक्की आएगी। हमारी तो यही दुआ है। बहुत शुक्रिया अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। कल प्रोग्राम मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।